तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका योद्धा बैच में। फाइनली आज हम लोग अपने आखिरी चैप्टर यानी कि इस चैप्टर के बाद क्लास 12th इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस ए टू जेड योद्धा बैच में, जैसा मैंने कमिट किया था साल के शुरू में ही कि मैं तुम्हें पूरा का पूरा सिलेबस कराऊंगा, तो फाइनली ये आखिरी चैप्टर है। और ये चैप्टर ना बड़ा अटपटा है, 6 नंबर तक का वेटेज है और बच्चों को ना बड़ी दिक्कत आती है क्योंकि इस चैप्टर में हमें इंडिया के बारे में पढ़ना ही नहीं है, हमें पढ़ना है क्लास अपने कुछ पड़ोसी मुल्क के बारे में, पाकिस्तान और चाइना के बारे में। तो ये चैप्टर बच्चों को बड़ी दिक्कत देता है, सर याद नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा। लेकिन इस वीडियो को, आज के पार्ट 1 को देखने के बाद तुम कह दोगे सर यही सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बस एंड तक देखना, कुछ भी स्किप मत करना। और इस चैप्टर में मैं आपको 3 से 4 क्वेश्चन बताऊंगा एग्जामिनेशन में, उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। चैप्टर नंबर 10 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर। आज़ादी मिलने से पहले हमारे देश की जो जनता थी ना, उनको 3 ऑप्शंस दिए गए। अगर मैं बात करूं क्लास, आप सबको पता है मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि भाई पाकिस्तान एक अलग कंट्री बने जहां पे क्लास हम मुस्लिम लोगों का अपना खुद का देश हो, क्योंकि उनको पता था क्लास कि कहीं ना कहीं हम लोगों को आगे प्रॉब्लम होगी अगर क्लास मेजॉरिटी पॉपुलेशन अगर हिंदू है, मुस्लिम माइनॉरिटी पॉपुलेशन, उनको प्रॉब्लम होगी कहीं ना कहीं। तो वो चाहते थे कि भैया हमारा अपना अलग देश बने। तो अंग्रेजों ने, अब भी देश का बंटवारा कैसे हो, तो अंग्रेजों ने क्लास 3 ऑप्शंस दिए। पहला, कुछ लोग जिनको क्लास पाकिस्तान में जाना है वो पाकिस्तान में चले जाएं, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान बन गया था, ठीक है, जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी, जिसको आज का हम लोग बांग्लादेश भी कहते हैं, जो पाकिस्तान से हटकर ही बना। पहले ये सब एक ही था, मतलब कि पूरी तरीके से क्लास यूनिफाइड इंडिया, एक इंडिया था, बहुत सारे देश थे इंडिया के। क्लास अगर मैं बात करूं, इंडिया के आज लगभग 7 कंट्रीज ऐसी हैं जो इंडिया के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती हैं। तो इंडिया के पड़ोसी मुल्क बहुत सारे हैं, म्यांमार है, चाइना है, पाकिस्तान है, ठीक है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, और इसके अलावा मालदीव्स है, श्रीलंका है, ये सब इंडिया के नेबर कंट्री है। लेकिन इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हम इंडिया के 2 खास नेबर की बात करेंगे, चाइना और क्लास पाकिस्तान। तो जब अंग्रेजों ने हमें ऑप्शंस दिया कि भाई कुछ लोग इंडिया में शिफ्ट हो जाओ, कुछ लोग पाकिस्तान में चले जाओ, या फिर जो रियासतें हैं यानी क्लास जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, जो रियासत है राजाओं की, वो क्लास अपना खुद का छोटा छोटा स्टेट्स बना सकते हैं। तो अगर ऐसा हो जाता तो सोचो इंडिया में अलग, इंडिया के अंदर ही इतने सारे स्टेट बन जाते और हमें हर स्टेट में जाने के लिए क्लास वीजा की जरूरत पड़ती। उस टाइम पे वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको कहते हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया या यूनिफायर ऑफ इंडिया, यानी कि इन्होंने यूनाइटेड इंडिया के फादर हैं, इन्होंने सारे रियासतों को जाके समझाया कि नहीं यार आप इंडिया में आ जाओ, आप हमारे साथ आ जाओ, हमारे साथ आ जाओ। ऐसा कर करके क्लास इन्होंने क्लास 500 से भी ज्यादा रियासतों को एक कर दिया और क्लास हमारा भारत बना, जिसको क्लास हम लोग आज इंडिया कहते हैं। इनकी बदौलत है क्लास कि आज इंडिया, क्लास आज हम इंडिया में कहीं भी जाते हैं हमें कोई पासपोर्ट, कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं, क्लास हम इजीली इंडिया मूव कर सकते हैं। लेकिन इनका सपोर्ट जो किया वो वीपी मेनन, इन्होंने क्लास, भले ही आप इनका नाम बहुत कम सुनते हो, लेकिन ये क्लास सेक्रेटरी थे उस टाइम पे, सिविल सर्वेंट थे, इन्होंने बहुत मेहनत की क्लास, इन्होंने अपना पूरा दिमाग लगाया और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्लास यानी कि बल से हो या दिमाग से हो, किसी भी तरीके से सारी कंट्री को, सारे अलग अलग रियासतों को एक किया, राजा महाराजा को समझाया भैया हमारे साथ आ जाओ, अच्छा अच्छा रहेगा। नहीं आते तो क्लास इन्होंने अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में क्लास स्टेट्स को समझा दिया, जो भी प्रिंसली स्टेट्स थे, जो भी रियासतें थी, उन सबको समझा दिया। ठीक है, इंडिया बन गया क्लास। फिर 14 अगस्त को क्लास पाकिस्तान एक अलग तरीके से कंट्री अपनी बनाता है, इंडिया पाकिस्तान, यानी कि इंडिया जो है उसी से पाकिस्तान क्या हो गया, अलग हो गया। अब हुआ क्या इसके अंदर, हमें इन सारी की सारी कंट्रीज का डेवलपमेंट एक्सपीरियंस पढ़ना है। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें पढ़ना है कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस, यानी कि हमें डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस पढ़ने हैं क्लास इंडिया के, पाकिस्तान के और चाइना के। इंडिया के बारे में हमने अभी तक सारे चैप्टर में पढ़ा, लेकिन हमें अपने पड़ोसी मुल्क, स्पेशली पाकिस्तान और चाइना की नॉलेज जरूर होनी चाहिए। वो हमारे पड़ोसी मुल्क है, हमसे बॉर्डर शेयर करते हैं, और क्लास पाकिस्तान तो हमसे ही मिलकर बना है और आज हमको ही आग दिखाता है, यानी कि हमारे साथ बॉर्डर पे कहीं ना कहीं क्लास छोटी मोटी हरकतें करता है। हालांकि इंडिया क्लास मुंह तोड़ जवाब देता है पाकिस्तान को। तो आइए बात करते हैं क्लास, कंपैरेटिव डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर इज एन इंपोर्टेंट नॉलेज पोजेस एज एन इंडियन सिटीजन। आप एक इंडियन सिटीजन होने के नाते आपको क्लास पक्का पता होना चाहिए कि यार हमारी आसपास की जो कंट्री है उन्होंने डेवलपमेंट कैसे किया, पाकिस्तान और चाइना ने। एज अ रैशनल सिटीजन ऑफ अ कंट्री,
it is important to have a deep understanding of the development of your country as well as neighbor country. तो हमें अपनी कंट्री साथ में हमारी जो नेबर कंट्री है इनकी डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस का पता जरूर होना चाहिए. Hence it is important to study the comparative development of India and its neighbor like India, Pakistan, China. ये तीनों क्लास जो है इन तीनों के डेवलपमेंट के बारे में हम अपने पूरे सिलेबस में बात करते हैं. इंडिया के बारे में कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे इस चैप्टर में बेसिकली पाकिस्तान और चाइना के बारे में. उन दोनों में से एक क्वेश्चन क्लास लगभग 6 नंबर का या 4 नंबर का पक्का है, बनना ही बनना है. All these countries sharing border to each other, all these country India, Pakistan, China begins towards the economic development at the same time. हम इन तीनों की ही बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंडिया, पाकिस्तान, चाइना इन्होंने क्लास लगभग एक साथ ही जो है क्लास मतलब कि अपना डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस पाथ शेयर किया. कहने का मतलब क्या है, 1947 में ही क्लास एक तरीके से इंडिपेंडेंस मिला पाकिस्तान को, इंडिया को, और चाइना को क्लास 1945 में. However, China was independent economy, 1949, and soon began working the raising public expenditure in social development. 1949 में क्लास चाइना को आज़ादी मिल गई, 1947 में मतलब 2 साल बाद, ठीक है, चाइना को आज़ादी मिली 1949 में. 1947 में क्लास इंडिया को आज़ादी मिल गई और पाकिस्तान को. तो ये तीनों एक तरीके से आप देखोगे ना एक साथ ही क्लास इंडिपेंडेंस हुए, और तब से लेकर अब तक का इन तीनों का सफ़र हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. In the post-Cold War, nations have been primarily trying to adopt various means which will strengthen their own domestic economy. देखो यार, हर कंट्री ग्रो करना चाह रही थी. अब ये कोल्ड वॉर क्या है? कोल्ड वॉर एक ऐसी वॉर है जहां पे दो कंट्रीज के बीच में, दो नेशन के बीच में लड़ाई क्लास फिजिकली नहीं होती, क्लास मनमुटाव रहता है, क्लास रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, एक तरीके से सपोर्ट नहीं करते एक दूसरे को, एक दूसरे के अपोज रहते हैं. इसको बोलते हैं कोल्ड वॉर, जहां पे लड़ाई नहीं कर रहे आप, मारपीट नहीं कर रहे, लोगों को मारा पीटी नहीं कर रहे, मर्डर नहीं हो रहे, कुछ नहीं हो रहा, बस मनमुटाव, आगे बढ़ने की चाह में. सोवियत यूनियन आज का रशिया और उस टाइम पे क्लास अमेरिका, इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था. ये दोनों आज भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हम सुपर पावर है, हम सुपर पावर है, हम सुपर पावर है. मतलब पूरे वर्ल्ड में आगे बढ़ने की होड़ इन दो कंट्री में सबसे ज्यादा है क्लास, जिसको आज का रशिया कहते हैं. तो नेशंस जो कोल्ड वॉर चला वो बहुत लंबा समय था क्लास, 1947 से लेकर क्लास लगभग 1991 तक ये कोल्ड वॉर चलता रहा. ध्यान रखना, कोल्ड वॉर इज अ पीरियड ऑफ 1947 टू 1991 ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशन बिटवीन द सोवियत यूनियन यानी आज का रसिया एंड इट्स सैटेलाइट स्टेट्स, जो भी इसके पड़ोसी या फिर दोस्त मुल्क हैं वो, एंड द यूनाइटेड स्टेट्स विद अलाइज आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू. तो वर्ल्ड वॉर टू के बाद इन दोनों कंट्री के बीच में कहीं ना कहीं क्लास एक तरीके से लड़ाई अनबन होने लगी. ठीक है, फिजिकली नहीं, बस क्लास एक तरीके से मेंटली कह लो, या एक तरीके से आप ये कह लो कि रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, सपोर्ट ना करने के अकॉर्डिंग, बट मारा पीटा कोई नहीं गया इसमें. टू दिस इफेक्ट, तो इन द पोस्ट कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर के बाद हर कंट्री चाहती थी आगे बढ़ना, कि चलो लड़ाई झगड़ा छोड़ो, आगे बढ़ो, ग्रो करो, अपनी इकोनॉमी को ग्रो करो. टू दिस इफेक्ट दे ऑल्सो फॉर्म वेरियस रीजनल एंड ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रुपिंग, सार्क, ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, यूरोपियन यूनियन, इसके अंदर क्लास बहुत सारी यूरोप की कंट्री आती हैं, एशियान, एशियान हो गया, ग्रुप 8 या ग्रुप 7 है, ठीक है, ग्रुप 20, G20 समिट क्लास होस्ट किया इंडिया ने इस बार. और G20 के बारे में अब आपको काफी कुछ समझ आ गया होगा. G20 के अंदर जितने भी अमेरिका है क्लास, कनाडा है, सऊदी अरेबिया है, ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे और क्लास कंट्री हैं, चाइना है, वो सबके सब लोग क्लास आए मिलके, क्लास यहाँ मीटिंग हुई किस तरीके से डेवलप करेंगे. अगले साल का होस्ट क्लास किसी और कंट्री के पास जाएगा, उसके अगले साल का होस्ट किसी और कंट्री के पास जाएगा. तो ये G20 समिट जो हुआ एक तरीके से ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज है. तो हर जगह क्लास है, ब्रिक्स है, ब्राजील, रशिया, इंडोनेशिया, ठीक है, इसके अलावा चाइना हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, ये सब क्या हो गया क्लास, ये भी एक नेशन है, ब्रिक्स नेशन, ये भी एक ग्रुप है इन कंट्रीज का, 3 इन 5 कंट्री का ग्रुप है. इसी तरीके से G7 है, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज. तो अलग अलग इकोनॉमिक ग्रुपिंग बना दी. अब G20 जैसे नाटो, आपने नाटो का नाम सुना होगा जब आपने रशिया और यूक्रेन का वॉर देखा होगा कि भाई एक तरीके से यूक्रेन नाटो में जाना चाहता है, ठीक है, तो नाटो के अंदर जो कंट्रीज हैं वो एक तरीके से ग्रुपिंग है, वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे डेवलपमेंट में, यानी एक की लड़ाई हुई थी तो सबके सब 10 के 10 टूट पड़ेंगे. तो इसी तरह से G20 ग्रुप 20 यानी ग्रुप 20 में 20 कंट्रीज हैं, और ये 20 कंट्री आपस में दोस्त हैं और डेवलपमेंट का काम करेंगे, यार हम लोग अपनी अपनी कंट्री में कैसे डेवलप करें. तो इस तरीके से इकोनॉमिक यूनियन बोलते हैं इसे क्लास, या इकोनॉमिक ग्रुपिंग बोलते हैं. तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्लास जो ये जो कोल्ड वॉर चला, कोल्ड वॉर जो है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद शुरू हुआ 1947 से 1991 तक. द हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जो कॉन्फ्लिक्ट लड़ाई झगड़े की जो जड़ शुरू हुई वो 1947 में शुरू हुई सोवियत यूनियन और क्लास अमेरिका के बीच में. और वर्ल्ड वॉर 1 चला 1914 से 1918 तक, जिसमें लगभग 2 करोड़ लोगों की जान चली गई. वर्ल्ड वॉर 2 चला 1939 से 1945, जिसमें लगभग, यकीन नहीं मानोगे आप, 7
से 8 करोड़ लोगों की जान चली गई उस टाइम पे, जो देश की पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी लगभग क्लास 230 करोड़ थी। 230 करोड़ जनता थी पूरे अर्थ पे, पृथ्वी पर, जिसमें 7 से 8 करोड़ लोगों की जो है वर्ल्ड वॉर 2 में जान चली गई, जब फाइनली अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर एटम बम गिराया पहली बार, जहां पे आपको पता है क्या हुआ। उसके बाद क्लास जापान ने सरेंडर कर दिया और देन वर्ल्ड वॉर 2 जाके कहीं खत्म हुआ, और उसके बाद भी आप देख सकते हो आज की डेट पे जापान कहां पहुंच गया, कितना डेवलप हो गया है। सो ये तो कुछ बेसिक बातें थी चैप्टर के अंदर क्लास आपका इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए। अब फाइनली चलते हैं क्लास मुद्दे की बात पे, वो है क्लास चाइना। हमें इस चैप्टर में पढ़ना है चाइना के बारे में, पाकिस्तान के बारे में और इंडिया के बारे में। इंडिया के बारे में हम लोग ज़्यादा कुछ पढ़ेंगे नहीं, मोस्टली कुछ पढ़ चुके हैं, बस यहाँ डेटा एनालाइज करेंगे। बट चाइना के बारे में क्लास हमें इस चैप्टर में 5 पॉइंट बताए जा रहे हैं चाइना के डेवलपमेंट के। 1949 में चाइना को आज़ादी मिली क्लास, तब से लेकर अब तक जो 5 एक्सपीरियंसेस है वो एग्जामिनेशन में क्लास जरूर पूछे जाएंगे, जिसमें सबसे पहला जीएलएफ कैंपेन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से पढ़ के समझ के जाना। चाइना की बात करें, चाइना ऑफिशियली द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना इज अ कंट्री ऑफ ईस्ट एशिया एंड इज वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री विद द पॉपुलेशन अराउंड 1.42 बिलियन इन 2017। 2017 का डेटा एनसीईआरटी में है, तो मैं वही कवर कर रहा हूँ। लगभग 142 करोड़ की आबादी क्लास चाइना की। इट इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री बाई एरिया, एरिया के हिसाब से थर्ड लार्जेस्ट कंट्री। 1949 में क्लास 1 अक्टूबर को स्टैब्लिश हुआ। ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी मैंड्रिन है और 70% लोग जो है वो मैंड्रिन यानी कि चाइनीज भाषा बोलते हैं। अगर मैं चाइना की इकोनॉमी की बात करूं, चाइना इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। चाइना की जो सिविलाइजेशन है ना, वो बहुत पुरानी सिविलाइजेशन। चाइना की अपनी दिल दहलाने वाली बहुत पुरानी हिस्ट्री भी है। चाइना इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स के बाद सबसे बड़ी इकोनॉमी है। आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना अंडर द वन पार्टी रूल, ऑल द क्रिटिकल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, एंटरप्राइज, लैंड ओन एंड ऑपरेट बाय इंडिविजुअल ब्रॉट अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल। वहां पे जितनी भी जमीन है ना, वो सारी क्लास सरकार की कंट्रोल में आ गई। 1949 में आज़ादी मिलने के बाद जितने भी क्लास लैंड है वो गवर्नमेंट की। आप उस पर काम कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन ओनरशिप जो है वो किसकी है क्लास? सरकार की। चाइना की इकोनॉमी में 5 पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है जीएलएफ कैंपेन, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, लंबी छलांग। क्लास जीएलएफ कैंपेन इंट्रोड्यूस हुआ 1958 में। चाइना में क्लास 1949 को 9 में जो रूल किया वो क्या? माओ जेडोंग ने। ये हैं क्लास माओ जेडोंग। इनके बारे में क्लास बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी आगे। बहुत क्रूअल माना जाता था इनको। इन्होंने क्लास, इनकी कृपा से लगभग 4 से 5 करोड़ लोगों की चाइना में डेथ हो गई, जिसका क्लास ऑब्वियसली एडमिट नहीं करते। और चाइना में क्या है क्लास की कोई खुलेआम क्लास बात भी नहीं कर सकता, सरकार को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। आपने देखा ही होगा क्लास की क्या हुआ था क्लास अलीबाबा फाउंडर के साथ, जब उन्होंने सरकार को क्रिटिसाइज किया तो क्लास वो गायब हो गए। ठीक है, जैक मा बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं और बिलियनियर भी हैं, वो गायब हो गए क्लास कंट्री से, कई दिन तक क्लास दिखे नहीं वो। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड यानी कुछ 1949 में जब क्लास माओ जेडोंग के हाथ में सरकार आई, तो माओ जेडोंग ने सोचा कि अगले 5 साल के अंदर हम लोग क्लास अमेरिका को पिछाड़ देंगे, ब्रिटेन को, सबको पिछाड़ देंगे, ऐसी लंबी छलांग लगाएंगे, ऐसा ग्रोथ लाएंगे इकोनॉमी के अंदर। इनके भाषण में बहुत ताकत थी, लोग मारने मरने मिटने पे आ जाते थे इनके भाषण से जब ये क्लास बोलते थे। तो इन्होंने बोला कि इन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया, दिस इज कॉल्ड जीएलएफ कैंपेन, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन वाज अ 5 ईयर प्लान। इन्होंने एक 5 ईयर प्लान बनाया। इसमें इन्होंने क्या करा? फोर्स एग्रीकल्चर कलेक्टिवाइजेशन, कि सारे लोग अपने अलग अलग खेत पे खेती बाड़ी नहीं करेंगे, सबको मिलाकर जमीन दे दी जाएगी, वहीं पास में घर दे दिया जाएगा, सब लोग मिलकर खेती बाड़ी करेंगे, दिन रात वहीं रहेंगे, वहीं खेती बाड़ी करेंगे। लोग ऐसा करने के लिए रेडी भी हो गए, क्योंकि लोगों को एनकरेज किया गया भाषण से, बिल्कुल ब्रेन वॉश कर दिया एक तरीके से। That was initiated by Mao to modernize the China economy. इन्होंने बोला कि हम 1958 में चाइना की इकोनॉमी को मॉडर्नाइज कर देंगे। The aim of this campaign was to transfer the agrarian economy into modern economy through the process of rapid industrialization. ध्यान रखना, एग्रीकल्चर को मॉडर्न करना और घर घर में इंडस्ट्री। इनकी कृपा से इन्होंने बोला कि घर घर में कारखाने बनाओ, स्टील बनाओ। तो लोग अपने घर में, अपने बैकयार्ड में स्टील का प्रोडक्शन करने लगे थे। सोचो, स्टील जनरली नहीं बनता घर पे, लेकिन क्लास इन्होंने सोचो चाइना आज इतना ग्रो इसलिए भी कह सकते, चाइना में घर घर में जाके देखो ना बिजनेस है, घर घर में क्लास अपने छोटे मोटे बिजनेस लोगों ने कर रखे हैं। सोचो ये तब से ही क्लास नींव डाली गई माओ जेडोंग के द्वारा कि भाई स्टील घर पे ही उगाओ, घर पे ही जो पूरा प्रोसेस है उसको लगा के स्टील उगाओ। एग्रीकल्चर कर रहे हो तो मॉडर्न एग्रीकल्चर करो उस टाइम पे।
अंडर दिस प्रोग्राम पीपल वर इनकरेज टू सेट अप इंडस्ट्री इन देयर बैकयार्ड, पहला पॉइंट। दूसरा, इन रूरल एरिया कम्यून वर स्टार्टेड। कम्यून का मतलब कम्युनिज्म, यानी क्लास सरकार तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी रख लेगी, बस तुम उस पर खेती बाड़ी करते रहो, ओनरशिप सरकार की है, मुनाफा अपन लेते रहो, टैक्सेस सरकार को देते रहो। अंडर द कम्यून सिस्टम पीपल कलेक्टिवली कल्टिवेट लैंड। लोग क्या कर रहे थे, एक साथ खेती बाड़ी कर रहे थे। मैं आपको दिखाऊंगा अभी क्लास बहुत सारी चाहे उसके रियल इमेजेस। इन 1915 देयर आर 26,000 कम्यून कवरिंग ऑलमोस्ट द लैंड फार्म पॉपुलेशन। लगभग 2000 कम्यून बन गए थे क्लास। कम्यून मतलब ग्रुप जो क्लास खेती बाड़ी एक साथ कर रहे थे। जीएलएफ कैंपेन मेट विथ मेनी प्रॉब्लम, अबाउट 30 to 55 मिलियन, यानी 3 से 5 करोड़ लोगों की डेथ हो गई क्लास इस पूरे कैंपेन की वजह से, ड्यू टू स्टारवेशन, एग्जीक्यूशन, टॉर्चर, फोर्स लेबर एंड सुसाइड ड्यू टू डिप्रेशन। जीएलएफ कैंपेन एक बहुत बड़ा फेलियर माना जाता है क्योंकि इसके अंदर लगभग 3 से 5 करोड़ लोगों की जान चली गई, लेकिन माओ जेडोंग को क्रिटिसाइज नहीं किया जाता। वो कहते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है क्लास, ये तो एक नेचुरल कैलामिटी है जिसकी वजह से डेथ होगी। अब ये डेथ हुई कैसे, ध्यान समझना। ग्रेट लीप फॉरवर्ड में ये क्लास इमेजेस है, कुछ रियल इमेजेस, इनमें लोगों की डेथ हुई कैसे एक्चुअली। जब लोगों को एग्रीकल्चर के लिए फोर्स किया गया और लोगों को मॉडर्नाइज करने के लिए बोला गया, एग्रीकल्चर को अपने बैकयार्ड में स्टील के कारखाने लगाने के लिए बोला गया, छोटे छोटे घर पे ही, तो हुआ क्या ऐसा क्लास जिसकी वजह से लोगों की जान, देखो क्लास इसे बोलते हैं कलेक्टिवाइजेशन। देखो सारे लोग मिलजुल कर खेती बाड़ी कर रहे हैं, दिन रात यहीं आसपास रहते हैं, यहीं खेती बाड़ी करते हैं। दिस इज कॉल्ड क्लास, ये फोर्स था, लोगों को कहीं ना कहीं फोर्स किया गया कि भाई खेती बाड़ी करो, अपनी कोई लाइफ नहीं है, बस खेती बाड़ी करते रहो। ये लोग क्लास सारा का सारा अनाज लेके बाहर बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, देश के लिए नहीं बचा रहे, बाहर बेच रहे हैं। इन्होंने 1958 में एक और कैंपेन लॉन्च किया, फोर पेस्ट कैंपेन। अब इन्होंने क्या बोला कि ये जो चार हैं, यानी कि चूहे, मक्खी, मच्छर और स्पैरो, बुर्रैया बोलते हैं इसको, स्पैरो, छोटी छोटी चिड़िया हमारे यहाँ पे आते हैं, हम लोग पानी देते हैं, दाना डालते हैं इनके लिए। इन्होंने बोला ये चारों दुश्मन हैं फसल के, फसल को खा जाते हैं ये सारे के सारे, है ना, ये फसल सारे खा जाते हैं भैया, ये तो फसल खराब कर देते हैं यार, एक काम करो इन सबको खत्म करो। आप यकीन नहीं मानोगे, लोग इन्हें गुलेर ले लेके, ठीक है, मारना स्टार्ट कर रहे थे, दवाइयाँ छिड़क के मारना स्टार्ट कर रहे थे, ढोल बजा के शोर करके पक्षियों को उड़ा रहे थे, और क्लास फिर इनको मारना शुरू कर रहे थे, और बहुत बुरा हाल किया इन्होंने। एक तरीके से इनकी इनकी ऑलमोस्ट आबादी को कंट्री से खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि ये लोग एग्रीकल्चर को खराब कर देते हैं, कीड़े मकोड़े जो फसल खराब कर देते हैं, पैदावार इतनी अच्छी नहीं करते, ये खा जाते हैं फसलों को, इसकी वजह से क्लास इनको खत्म कर दिया। जिसके कारण हुआ क्या, देखो इस तरीके से, देखो गुलेर ले लेके इनको मार मार के, देखो चिड़ियाओं का पूरा माला बना के घूमते थे, देखो इस तरीके से ये कंट्री में चला क्लास। जब ऐसी अन्य, देखो ये रहा जाला लेके इनको पकड़ते थे, इनको एक करके इनकी आबादी को खत्म कर दिया। जब इन्होंने ऐसा किया तो फूड चेन डिस्टर्ब हो गया। अब ये बचपन की कहानी आपने पढ़ा होगा, फूड चेन, डिकम्पोजर हो गए क्लास, कंज्यूमर, ठीक है, ग्रास, इसमें ग्रास ओपर ग्रास को खाएगा, ग्रास ओपर को स्पैरो। अब स्पैरो ही मर गए तो इनकी तादाद बढ़ गई। जब स्पैरो है ही नहीं तो टिड्डियों को कौन खाएगा, ठीक है, ये ग्रास ओपर है, इनको कौन, इनकी तादाद इतनी बढ़ी कि ये सारे के सारे आते थे और पूरी की पूरी फसल को एक साथ ही, देखो रियल इमेजेस है, ये सारे के सारे क्लास टिड्डियां आते थे और पूरी फसल एक साथ बर्बाद कर देते। तो किसानों ने जो फसल उगाई कि भी स्पैरो को हम मार देंगे, एक तरीके से बेवकूफ़ी थी, इनकी तादाद इतनी बढ़ गई कि पूरी की पूरी फसल को क्लास खा जाते थे, चर जाते थे। जिसके बाद हुआ क्या, लोगों को खाने के लिए अनाज नहीं मिला। आज की डेट पे अगर आप ये सोचो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्लास कि लोग भुखमरी से मर रहे थे। आज की डेट पे ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज की डेट पे ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग है क्लास कि तुरंत ही क्लास अलग अलग कंट्री आके हेल्प करने लग जाएंगे। 1958 की बात कर रहा हूँ क्लास, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं था। अगर खाने को नहीं है तो आप कहीं जाओगे भी तो वो 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, कुछ नहीं है, सब पैदल जाना है, कोई मोबाइल फ़ोन नहीं है, इंटरनेट नहीं है क्लास। लोग क्लास ऐसे अपने इस ये हालात हो गए थे, लोग क्लास मर जाते थे भूखमरी के कारण। क्लास बैठे बैठे इनकी जान, कोई मट्टी खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई जानवर खा रहा है, इस तरीके से क्लास लोगों की डेथ हो गई। तो दिस वाज अ ग्रेट फेलियर ऑफ ग्रेट, मतलब कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड। तो ये जो पॉइंट्स है जीएलएफ कैंपेन के, वो एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। कहानी बहुत बड़ी है, डिटेल में क्लास बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन आपका सिलेबस अलाउ नहीं करता मुझे इतना डीप जाने का। फिर भी मैंने क्लास आपको थोड़ा बहुत आसपास का बता दिया कि हाँ यार एक्चुअली में हुआ क्या था। फोर पेस्ट जो है कैंपेन, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो नहीं पढ़ना, वो मैंने आपको इंटरनली बताया। ना कोई बुक छापता है, लिखन रहता है कहीं भी ये सब, क्योंकि चाइना को पता है कि चाइना के अंदर रह रहे हो अगर आप, तो आप क्लास उसको अपोज नहीं कर सकते, ठीक है। पहला था ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन। दूसरा कैंपेन चलाया क्लास कल्चरल रेवोल्यूशन। जब माओ जेडोंग को लगा यार ये तो फ्लॉप हो गया, तो 1966 1976 में इन्होंने क्लास चलाया कल्चरल रेवोल्यूशन। जब अपोजिशन इनके ऊपर अटैक कर रही थी कि जीएलएफ कैंपेन फेल हो गया, लोग मर रहे हैं, तुम्हारी वजह से मर रहे हैं, तब इन्होंने क्लास एक प्लान रचा। अपोजिशन चाहती थी क्लास एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंडिया में आए।
जो फॉरेन पॉलिसीज हैं, फॉरेन कंपनीज है, वो इंडिया में आए, तब इन्होंने क्लास नया खेल चलाया कल्चर का। इन्होंने बोला कि यार हमारे कल्चर के ऊपर अटैक हो रहा है। ये इतने स्ट्रांग थे, इनकी बातों से जो युवा है, जो यंग जनरेशन एकदम भड़क उठती थी, इनको सपोर्ट कर रही थी। तब इन्होंने क्या किया, मतलब कि रेवोल्यूशन चलाया, दैट इज कॉल्ड कल्चरल रेवोल्यूशन। इन 1966 माओ जेडोंग इंट्रोड्यूस द ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। 1966 से 76 तक चला। इट्स एम वाज टू वीड आउट पीपल हु अपोज द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। इनकी जो आइडियोलॉजी थी, विचारधारा थी, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, जैसे आप देखो ना, कांग्रेस की अलग आइडियोलॉजी है हमारे कंट्री में, मोदी जी की अलग आइडियोलॉजी यानी बीजेपी की अलग आइडियोलॉजी है, तो यार इनकी भी अपनी आइडियोलॉजी थी। इन्होंने सारी अपनी आइडियोलॉजी किताब के अंदर लिख दी और फ्री में बंटवा दिया लोगों को। दिस इज कॉल्ड क्लास रेड बुक। इन्होंने एक बुक लिखी, इसका नाम है क्लास रेड बुक, जिनके अंदर इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी, अपनी विचारधारा लिख दी और लोगों को बोला भैया यही सही है, यही सच है, इसको फॉलो करो। अंडर विच स्टूडेंट्स, इनके पास जो स्टूडेंट थे, प्रोफेशनल्स थे, ये लोग अलग अलग जगह काम कर रहे थे सीखने के लिए, कि जाओ आप अलग अलग जगह जाके हमारा प्रचार करो, हमारा जो आइडियोलॉजी है वो सिखाओ। जब रशिया के साथ कुछ, चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, रशिया में सरकार बदली और चाइना के साथ कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ, इनका मन मुटाव हुआ, तो क्लास रशिया ने ना बहुत सारे प्रोफेशनल्स को भेज रखा था चाइना के अंदर, कि जाओ इंडस्ट्रियल प्रोसेस को डेवलप करने में चाइना की मदद करो। तो रशिया ने क्लास उन लोगों को अपने यहाँ बुला लिया, वापस बुला लिया कि चलो तुम वापस आ जाओ, क्योंकि इनके मनमुटाव होने लगा। तो जो कल्चरल रेवोल्यूशन था, बेसिकली क्लास माओ के जो आइडियोलॉजी थी उसको क्लास प्रचार किया इन्होंने, और इस तरीके से लोगों को भड़काया कि जो भी, देखो ये रही रेड बुक, लोगों को भड़काया जो भी इस बुक के अंदर लिखा है वही सत्य है, वही सही है। आप यकीन नहीं मानोगे, लोग अपने माता पिता को मारने के लिए भी तैयार थे अगर वो भी अपोज कर रहे हैं। तो ये जितने भी इनकी पूरी रेड आर्मी थी ना क्लास, इन्होंने क्या किया, स्कूल कॉलेजेस जो भी इनके आइडियोलॉजी के अपोज जो बोल रहा है क्लास, उसको जाके मारना पीटना शुरू कर दिया क्लास। टीचरों को, अलग अलग जगह प्रोफेशनल्स को, प्रोफेसर्स को मारना पीटना शुरू कर दिया। तो ये आर्मी थी क्लास, और ये इन्होंने इतने ज़्यादा, मतलब इस बुक को पढ़ के इन्फ्लुएंस हुए थे ना, रेड बुक इसको बोलते हैं, रेड बुक, इतना इन्फ्लुएंस हुए थे, लोगों को मारने काटने के लिए तैयार थे, कि माओ जेडोंग जो कह रहे हैं वही सही है, इसमें जो लिखा है वही सही है, वही सत्य है, वही इतिहास है, और इसको मानना पड़ेगा। और आप अपोज करोगे अगर आप, जैसे आजकल नहीं होता, दो अलग अलग, कोई बीजेपी को सपोर्ट करता है, कोई कांग्रेस को सपोर्ट करता है, तो बीजेपी, उनकी लड़ाई हो जाती है। सरकार आपस में लड़ाई नहीं कर रही है, लेकिन जनता मर रही है आपस में। समझ रहे हो बात को? अभी क्या हो रहा है, आप अगर देखोगे इसराइल में क्या हो रहा है क्लास, ठीक है, कितनी प्रॉब्लम हो रही है क्लास, अटैक हो रहे हैं, सरकार का क्या जा रहा है? सरकार तो बैठे हैं ना सेफ, मर कौन रही है? जनता। तो लड़ाई होती है सरकारों के बीच में, लेकिन लड़ाई करने वाली बेचारी जनता ही भुगतती है, उनको ही एंड में प्रॉब्लम होती है, सरकार तो सेफ रहते हैं। तो ये है क्लास आपका। फिर फाइनली 1976 में जो है, इनके मरने के बाद जो ये कल्चरल रेवोल्यूशन था, ये पूरी तरीके से खत्म हो गया। तो जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन था और कल्चरल रेवोल्यूशन था, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है लिखने के लिए। इसके अंदर जो लैंग्वेज है कि इन्होंने अपने प्रचार किए अपने आइडियोलॉजी को, और साथ में क्लास जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे प्रोफेशनल्स आए हुए थे, मतलब रशिया से, वो भी क्लास रशिया ने वापस बुला लिए। तो इनकी जब क्लास इनकी डेथ हो गई 1976 में माओ जेडोंग की, तब जाके क्लास चाइना ने और तेजी से और पेस से ग्रो करना चालू किया। ठीक है। थर्ड इज रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस इन चाइना। तो सबसे पहला था क्या, मुझे 5 के 5 पॉइंट कमेंट में लिख के दिखाना डेट के साथ, यार इनके ईयर, डेट मतलब ईयर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला आपने क्या देखा क्लास, मुझे बताओ, ग्रेट लीप फॉरवर्ड 1958। 66 से 76 तक चला क्लास कल्चरल रेवोल्यूशन। फिर चाइना जो है अपने रिफॉर्म्स लेके आया। प्रेजेंट डे फास्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन चाइना कैन बी ट्रैक बैक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस इन 1978। तो 1978 1976 में मृत्यु होने के बाद माओ जेडोंग की, जिन्होंने जीत हासिल की थी 1949 में, उसके बाद फाइनली क्लास 1978 में चाइना रिफॉर्म्स लेके आ जाता है, यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। जो हम कब लेके आए 1991, पाकिस्तान कब लेके आया 1988, चाइना सबसे पहले लाया 1978। रिफॉर्म्स को इन्होंने 2 स्टेज में लेके आए। इनिशियल फेजेस में जो रिफॉर्म्स है वो क्लास इन्होंने एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट सेक्टर में, ध्यान रखना, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चाइना में आया, सबसे पहले एग्रीकल्चर, फिर फॉरेन ट्रेड, फिर इन्वेस्टमेंट सेक्टर। और इन एग्रीकल्चर में कम्यून लैंड वर डिवाइड इनटू स्मॉल प्लॉट। पहले क्या था, ये पूरा का पूरा जमीन सरकार का, सरकार ने इसकी छोटे छोटे प्लॉटिंग कर दी, ओनरशिप अभी भी इनके हाथ में है, लेकिन हर इंसान को अपना अपना खेत दे दिया कि अपनी तरीके से खेती बाड़ी करो। ठीक है, ओनली फॉर द यूज, नॉट द ओनरशिप टू द इंडिविजुअल हाउस होल्ड, सिर्फ यूज करने के लिए। देवर अलोकेटेड, कीप ऑल द इनकम, अपने पास रखो टैक्सेस पे करने के बाद। और इन लेटर स्टेज, तो पहले स्टेज में इन्होंने क्लास काम किया एग्रीकल्चर पे। मैं मानता हूं कि ये पहला स्टेज इन्होंने बहुत अच्छा किया कि खेती बाड़ी पे ध्यान दिया। हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी में खेती बाड़ी पे कोई ध्यान नहीं दिया गया था।
लेटर स्टेज में रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। पहले इन्होंने फॉरेन ट्रेड, एग्रीकल्चर और इन्वेस्टमेंट सेक्टर, और फिर क्लास इन्होंने सेकंड स्टेज में इंडस्ट्रीज को डेवलप करना स्टार्ट किया। प्राइवेट सेक्टर फॉर्म टाउनशिप एंड विलेज इंटरप्राइजेस विच वर ओन एंड ऑपरेट बाय द लोकल कलेक्टिव वर अलाउ टू प्रोड्यूस गुड्स। मतलब एक तरीके से प्राइवेटाइजेशन कर दिया कि आप कारखाना लगाओ, अपना खुद का प्रोडक्शन करो, हर घर घर में बोल दिया लोगों को। पहले इनसे इस काम सरकार कराती थी, अभी अपनी मर्जी से कर सकते हैं। एट दिस स्टेज एंटरप्राइज ओन बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज स्टेट ओन एंटरप्राइजेज वर मेड टू फेस कॉम्पिटिशन। यानी कि अब ये क्या किया इन्होंने, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर 1978 में चाइना रिफॉर्म्स लेके आए थे दो स्टेज में। पहला एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, दूसरा इंडस्ट्रियल सेक्टर। और इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रो करने के लिए इन्होंने प्राइवेट कॉम्पिटिटर्स को, प्राइवेट फर्म्स को क्लास एक तरीके से आज़ादी दे दी कि चलो अपने आप प्रोड्यूस करो आप और हमसे कॉम्पिटिशन करो। यानी सरकारी कंपनी और प्राइवेट कंपनी दोनों के बीच में क्या हो गया, कॉम्पिटिशन हो गया। पहले सरकार खुद सारा काम करती थी, बट 1978 में इन्होंने क्या किया, लिबरल कर दी पॉलिसीज को। अगला है डुअल प्राइस एंड द रिफॉर्म प्रोसेस। अब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में इन्होंने एक पॉलिसी अपनाई, डुअल प्राइसिंग। डुअल का मतलब दो प्राइस, एक प्राइस और दूसरा प्राइस। Farmers and industrial units were required to buy and sell quantity of input and output on the basis of price fixed by the government। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लाइफ के लिए जरूरी है, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, उनके प्राइस जो है वो सरकार खुद डिसाइड करेगी, ठीक है। और अदर ट्रांजेक्शन्स, बाकी जो चीज़ें हैं क्लास, वो क्लास मार्केट प्राइस यानी मार्केट में होने वाली डिमांड और सप्लाई को देखते हुए डिसाइड किया जाएगा। कुल मिलाकर सरकार ने बोला कि भाई देखो, जो चीज़ें जरूरी है उनकी कीमत हम सेट करेंगे, है ना। अब जो चीज़ें नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, जैसे खेती बाड़ी करने के लिए अनाज चाहिए, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, जो भी चीज़ चाहिए उनका प्राइस हम डिसाइड करेंगे। बाकी जो चीज़ें लग्जरी है उसका प्राइस डिमांड सप्लाई को देखते हुए डिसाइड किया जाएगा, ताकि गरीब लोगों को कोई नुकसान ना हो इससे। पांचवा पॉइंट जो था वो था क्लास SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वर सेटअप इन चाइना। चाइना में SEZ बनाए गए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी कि जहाँ पे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है बेसिकली। जैसे यहाँ पे SEZ होता है ना, अलग अलग स्टेट्स में है SEZ, वहाँ पे एक साथ कई सारी कंपनी का पूरा क्लस्टर होता है, गुच्छा होता है कंपनियों का कई सारा, वो उनका काम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना होता है। तो ये 5 पॉइंट चाइना के बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, किसी भी तरीके से ये 5 पॉइंट याद कर लोगे ना, उम्मीद है एक क्वेश्चन फंस जाएगा। GLF कैंपेन, कल्चरल रेवोल्यूशन, फिर रिफॉर्म्स आया, डुअल प्राइस सिस्टम, और लास्ट में SEZ। ये 5 के 5 पॉइंट कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाओ कि आपको याद हुआ कि नहीं। बाकी मैंने तुम्हें बहुत सारी कहानी सुनाई, उसको निचोड़ के तुम्हें 3 से 4 लाइन किसी भी चीज़ के लिए लिखनी है। GLF के लिए हो, GLF में बेसिकली इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया गया, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज किया गया, बट उसके क्लास डेथ हो गई, उसके अंदर कई सारे लोगों की डेथ हो गई। डेथ का डेटा एग्जैक्टली तुम्हें याद नहीं करना, ईयर याद करना है GLF कब आया। फिर कल्चरल रेवोल्यूशन, क्लास इन्होंने अपने कल्चर को प्रमोट करना चालू किया, लोगों को अपनी आइडियोलॉजी शेयर की रेड बुक के थ्रू। फिर बाहर से जो कंट्री आई, बाहर से जो रशिया थी, इनको सपोर्ट कर रही थी, उन्होंने क्लास यहाँ से अपने जो प्रोफेशनल्स है, एक्सपर्ट थे, जो इंडस्ट्रीज, कारखाने, अब स्टील बनाना इतना आसान थोड़ी है, घर घर में स्टील बनाना, उसके लिए रशिया से लोग आए हुए थे जो सिखा रहे थे, उन्होंने क्लास वो भी वापस लेके चले गए बाद में। फिर 1976 में जेडोंग की मौत हो गई, 1978 में क्लास रिफॉर्म्स आया। मतलब आप सोच सकते हो कि 1978-80 तक की कहानी है, पूरा 2023 तक का डेवलपमेंट एक्सपीरियंस नहीं है। एक शुरू का जो पेस होता है, शुरू के 15-20 साल का पेस, वो है। 1949 में क्लास इनको आज़ादी मिली थी, माओ जेडोंग उस टाइम पे बने थे इनके लीडर पूरी कंट्री के, ठीक है। तो ये है क्लास सारे के सारे पॉइंट्स, यहाँ तक आप पढ़ के आना, समझ के आना। आज हमने चाइना के बारे में पूरा पढ़ लिया, अगली क्लास में हम पाकिस्तान के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। फिर हम क्लास पाकिस्तान की बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, कैसे पाकिस्तान से हट के बांग्लादेश बना, बहुत तबाही मचाई क्लास 1971 में, इंडिया भी बीच में आया था, रशिया, अमेरिका, ये सब बीच में आए, बहुत लंबा कहानी है इसका, बट मैं समराइज़ करके अगली क्लास में सुनाऊंगा आपको पूरी कहानी, मज़ा आएगा आपको। फिर कंपैरिजन देखेंगे, फिर लास्ट में HDI, और ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म। साथ में हमारा योद्धा बैच में इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्लास पूरी तरीके से एंड हो जाएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, तो क्लास जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, भाई कोई गलती हो तो माफ़ करना, अच्छी लगे तो शेयर करना सारे दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।